गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा नया टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों 1986 में लास्ट टाइम ये पॉलिसी आई थी, उसके बाद 34 इयर्स के बाद ये पॉलिसी आई है। दिक्कत क्या हो गई थी? पुरानी पॉलिसी में शॉर्ट कमिंग्स ये हो गई थी कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो अलग से कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता था, वहां पर तैयारी होती है। अगर हमें प्राइवेट में नौकरी करनी है तो उसके लिए अलग से वोकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए थे, वहां पर जाकर के तैयारी करनी पड़ती थी। मतलब अलाइनमेंट बचा नहीं था जॉब में और स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन का जो अलाइनमेंट होता वो मिस हो गया था। तो इस अलाइनमेंट को फुलफिल करने के लिए ये पॉलिसी आई है। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है, उसमें एजुकेशन का भी एक गोल है। उन गोल्स के साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी अलाइंड नहीं थी, तो उसका अलाइनमेंट भी इस पॉलिसी के अंडर इन्होंने किया है। यूरोपियन सिस्टम में K-12 एजुकेशन सिस्टम होता है स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ वैसा अलाइंड सिस्टम नहीं था। तो K-12 एजुकेशन सिस्टम के साथ अलाइन करने की कोशिश की गई है इस नई पॉलिसी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट कहता है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल्स बाय 2035। मतलब ये हुआ, पहले हम बोलते थे कि 14 साल तक का जो बच्चा है उसको फ्री स्कूल एजुकेशन देंगे। अब हम स्कूल एजुकेशन जो कंप्लीट मान रहे हैं वो मान रहे हैं 3 साल से लेकर के 18 साल तक। इसका मतलब ये हुआ कि हम 18 साल तक के बच्चे को शायद फ्री एजुकेशन देने का प्रोविजन रखेंगे। ठीक है, और 3 साल से 18 साल तक का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। कब तक? 2030 तक। 2030 के बाद 3 साल से 18 साल तक के सारे बच्चे आपको स्कूल में मिलेंगे, बाहर कोई नहीं मिलेगा। ये 2030 का टारगेट है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं ओपन लर्निंग। तो पहले जो बच्चे नेशनल ओपन स्कूल में जाते थे या प्राइवेट एग्जाम्स दिया करते थे, उनका होता था कि जो वो सीधा बोर्ड का एग्जाम देते थे, 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, डायरेक्ट एग्जाम देते थे। अब क्या होगा? उनका 3rd क्लास का एग्जाम होगा, 5th का एग्जाम होगा, 8th का एग्जाम, 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम उन बच्चों को अपीयर करने पड़ेंगे और ये एनुअल एग्जाम नहीं होंगे, ये साल में 2 पार्ट्स में एग्जाम होंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम होता था पहले, अब वो एग्जाम भी साल में 2 बार, मतलब 10th क्लास का बच्चा 2 बार एग्जाम देगा। तो बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे को। ठीक है ना, तो जो पढ़ा उसको लर्न किया अच्छे से और उसको प्रेजेंट किया। अब ये है ओपन लर्निंग फॉर ग्रेड। अगला पॉइंट है 5+3+3+4। ये स्कूल करिकुलम है। तो पहले हमारे पास होता था प्री स्कूल, नर्सरी, KG1, KG2, फिर क्लास 1 टू क्लास 5, क्लास 6 टू क्लास 8, 8 टू 10 और +1 +2। ये सिस्टम था। अब हमने इस सिस्टम को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 5+3+3+4। अब इसमें देखो, ये जो 5 बनाए हैं 5 साल पहले, जो 5 साल हैं ये यहां से शुरू होंगे। नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। ये बेसिक, मतलब नंबर्स को पहचानना बच्चे को आना चाहिए, रिकॉग्निशन, बेसिक रिकॉग्निशन। और अगर कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स, बेसिक अल्फाबेट्स की रिकॉग्निशन बच्चे को आनी चाहिए। तो ये सेकंड क्लास तक है। और 3rd, 4th, 5th जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के ईयर्स हैं, 3 साल। तो ये होगी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई। फिर हम आते हैं मिडिल क्लास एजुकेशन। मिडिल क्लास एजुकेशन के 3 साल, 6, 7 और 8। ठीक है, और अब यहां पर 4 का क्लस्टर है। 9th, 10th और 11th, 12th के 2 पार्ट नहीं है, यहां पर 4 साल का अकेला क्लस्टर है। मतलब 8वीं में ही ये डिसाइड कर लेगा बच्चा कि उसने साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या उसने कोई और अदर स्ट्रीम लेनी है। और अब क्या हो गया है, एक ये है नो सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स। मतलब अगर किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, और उसकी मर्जी है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो फोटोग्राफी पढ़ सकता है, वो जियोग्राफी पढ़ सकता है। तो वो कोई भी और अदर एडिशनल कोर्सेज अपनी मर्जी के ले सकता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट बच्चा कैरी ऑन कर सकता है साथ में। ठीक है, दूसरा है 6th क्लास के ऑनवर्ड्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब मान लो कोई बच्चा चेस में बहुत अच्छा है, तो इस तरह के बच्चे क्योंकि स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो रेगुलर एजुकेशनल जो स्टडी होती है उसमें उतने नंबर उनके अच्छे नहीं आते। लेकिन ये जो चेस का कोर्स है अब ये रेगुलर करिकुलम के कोर्स की तरह काउंट करेगा। अगर उसका स्टेट में या नेशनल लेवल पे कोई रैंकिंग आ रही है तो अकॉर्डिंगली उसकी बच्चे की इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, बाकी है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज मतलब
एक तो भाई कोडिंग वगैरह के कोर्सेज चलेंगे, C++ हो गया, मैटलैब हो गया, पाइथन हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज बच्चों को चलेंगे। और क्या है कि जैसे ड्राई क्लीनिंग का कोर्स हो गया, क्राफ्टमैनशिप हो गया, कारपेंट्री हो गया, स्मिथी हो गया। तो इस तरह के जो कोर्स हैं इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लो 6th क्लास में मेरा बच्चा गया तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 दिन रिजर्व कर देंगे कारपेंटर के लिए कि भाई 10 दिन आपने बच्चों को वर्कशॉप कंडक्ट करनी है और बच्चे उसमें कारपेंट्री करेंगे, मतलब इंप्लीमेंट करेंगे वहां पर, या किसी वर्कशॉप में ले जाकर के 10 दिन की वर्कशॉप लगेगी बच्चों की। इसी तरह ड्राई क्लीनिंग चलेगा, क्राफ्टमैनशिप चलेगा, स्मिथी चलेगी। तो इस तरह से ये वोकेशनल स्ट्रीम्स स्टार्ट हो जाएगी 6th क्लास ऑनवर्ड्स, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को। टीचिंग एटलीस्ट अप टू क्लास 5 मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी 5वीं क्लास तक के बच्चे की कंपलसरी है। इंग्लिश वगैरह या और कोई लैंग्वेज है वो 6th क्लास से स्टार्ट होगी। 5वीं क्लास तक बच्चा वैसे ही सीखेगा जैसे घर में अपने मम्मी डैडी से बात करता है, तो लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी बच्चे के लिए। दूसरा, असेसमेंट्स विल मेजर लर्निंग एबिलिटी। मतलब क्या होता था पहले, असेसमेंट ऐसी होती है कि साल के एंड में एक पूरे साल का पढ़ा हुआ उसका एग्जाम होता था। अब पूरे साल के पढ़े हुए का एग्जाम एक साथ करते तो हम क्या मेजर करते हैं कि बच्चे में रट्टा मारने की कैपेबिलिटी कितनी है। अब ऐसा नहीं होगा, अब उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक होगी। लर्निंग एबिलिटी का मतलब है, पहले तो हो गया रिमेंबरिंग एबिलिटी, मतलब टीचर ने कुछ बच्चे को बताया और बच्चा उसको रिप्रोड्यूस कर पाया, रिमेंबरिंग एबिलिटी बन गई बच्चे की। दूसरा है, टीचर ने कुछ पढ़ाया और बच्चा अपने शब्दों में उसका बयान कर पाया, तो हो गई उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, मतलब अंडरस्टैंड किया तभी तो अपने शब्दों में बता पाया ना बच्चा। तीसरा होता है एप्लीकेशन एबिलिटी, मतलब जो कंसेप्ट समझा उसको किसी जगह और जगह इंप्लीमेंट किया, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन एबिलिटी। फिर आता है आपका एनालिसिस एबिलिटी। एनालिसिस एबिलिटी मतलब उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, जो हमने टॉपिक लर्न किया बाकी टॉपिक से क्यों बेटर है, क्यों बेटर नहीं है, तो क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, तो एनालिसिस कैपेबिलिटी। फिर है इवैल्यूएट, तो उसमें इवैल्यूएट करना, इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा उसको पूरे को इवैल्यूएट करना, फिर से वो इवैल्यूएट करने की कैपेबिलिटी बचे। फिर आते हैं क्रिएट करने की कैपेबिलिटी। क्रिएट मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। तो ये लर्निंग एबिलिटीज होती है, एबिलिटीज बच्चे में आती है बेसिकली। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पहले था वो एबिलिटीज नहीं इवैल्यूएट करता था, वो सिर्फ रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करता था ज्यादातर, यही देखने को मिला। ठीक है, तो असेसमेंट जो है अब लर्निंग एबिलिटी को इवैल्यूएट करेगा। अगला है जी हमारा GER इन हायर एजुकेशन 50% बाय 2035। मतलब मान लो 2025 में आपके पास 2 लाख बच्चे 12वीं क्लास से निकले, वो 2 लाख में से 1 लाख बच्चा तो कंपल्सरली आपका हायर एजुकेशन में जाना ही चाहिए। और 2035 तक हमारा ये टारगेट है कि 1 लाख हमने अचीव करना ही करना है। अभी तक शायद इसका जो टारगेट है वो 30-35% है, इससे ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं। 12th या 10th में ही बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है और वो हायर एजुकेशन में जाता ही नहीं है, कॉलेज एजुकेशन तो देखता नहीं बच्चा फिर। ठीक है, अगला है हमारा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्लेक्सिबल करिकुलम। फ्लेक्सिबल करिकुलम की जब बात करते हैं, जैसे कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज में जब बच्चा आता है, मान लो बच्चे ने बीटेक ईसी करनी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस करनी है, लेकिन उसको फोटोग्राफी का भी शौक है, तो बीटेक ईसी करे, साथ में माइनर करेगा फोटोग्राफी का, माइनर इन हिस्ट्री कर लेगा साथ में। फायदा क्या होगा, अगर वही बच्चा आईएएस में जाना चाहता है और उसने हिस्ट्री का माइनर साथ में लिया होगा, तो हिस्ट्री की तैयारी तो उसके साथ साथ में ही होगी ना, उसको एडिशनल कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं बची ना फिर। तो इस तरह से बच्चे के एडिशनल इंटरेस्ट भी वो साथ में कैरी कर सकता है माइनर के फॉर्म में। अगला मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मैंने बीटेक ईसी लिया भाई, फर्स्ट ईयर मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया, मैं चाहता हूं मैंने बीटेक सीएससी करना है, तो होगा क्या, मुझे बीटेक सीएससी नहीं, मैं मान लो उसको छोड़ के जाना चाहता हूं, मैंने नहीं करनी, मैं तो भैया कोई और जॉब करना चाहता हूं, मैंने छोड़ दिया, तो मेरे को एक फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लो मैंने सेकंड ईयर लगा लिया बीटेक ईसी में, 2 साल कर लिए, तो मेरे को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर मैं इंडस्ट्री में जाकर जॉब कर सकता हूँ। अगर 3-4 साल की डिग्री कंप्लीट करे तो डिग्री का सर्टिफिकेट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलाउ करता है हमारा सिस्टम। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का कंसेप्ट जी ऐसे है, जैसे कोई बच्चा बीए करने आया और बीए में मान लो उसने पहले ईयर में 10 सब्जेक्ट पढ़ लिए, हर सब्जेक्ट का
40-40 घंटे का स्टडी किया तो बन गए उसके 400 घंटे। मतलब 400 घंटे की क्लासेस लगी हैं उस बच्चे की बीए फर्स्ट ईयर में, और 400 घंटे की क्लासेस लगी हैं तो ये रफली बन जाते हैं आपके 40 क्रेडिट्स। तो मतलब बच्चे ने 40 क्रेडिट अर्न किए फर्स्ट ईयर में। अब वो तो कर लिया, अब वो जाना चाहता है दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में, तो ये सारे के सारे क्रेडिट वहां भी काउंट हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट उसने वहां पढ़ लिए वो अगली यूनिवर्सिटी में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है इसकी क्रेडिट ट्रांसफर की। तो मतलब जो 400 घंटे पढ़े वो आपके यूजफुल है, जिन जिन कोर्सेज में उनमें वो पास हुआ उसके वो क्रेडिट आगे काउंट करेंगे, वो टीचिंग आवर्स उसके काउंट करेंगे। तो ये है क्रेडिट ट्रांसफर। स्पेशल एजुकेशन जोन्स क्रिएट करेंगे, मतलब जो डिसएडवांटेज रीजन्स हैं या जेंडर बायस जहां पर ज्यादा है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, वहां स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनेंगे, वहां पर लाया जाएगा बच्चों को स्कूल्स में उन स्पेशल एजुकेशन जोन्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोस्तों ये करिकुलम डेवलप करने। करिकुलम मतलब स्कूल एजुकेशन का करिकुलम तो एनसीईआरटी डेवलप कर ही रही है, लेकिन जो प्री स्कूल का करिकुलम था ये पहले 5 साल का करिकुलम, ये भी एनसीईआरटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप करने की। मूक्स मतलब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मतलब जैसे इडेक्स हो गया, कोर्सेरा हो गया, नेपटेल के कोर्सेज हो गए, ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू भी कोर्सेज डिलीवर करते हैं, लेकिन उनकी जिनकी सर्टिफिकेशन मिलती है आप वो सर्टिफिकेट को दिखाइए, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वो जो सर्टिफिकेट है आपका उसके इक्विवेलेंट आपके मार्क्स रेगुलर सर्टिफिकेट में लग जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। पहले डिग्री की जो ड्यूरेशन होती थी वो जैसे बीए हमने 3 साल की कर ली, अब बीए की 3 साल की डिग्री भी मिलेगी, 4 साल की डिग्री भी। जिस बच्चे ने इंडस्ट्री में जाना है वो बीए की 3 साल की डिग्री करेगा, इंडस्ट्री में चला जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने हायर एजुकेशन में जाना है वो बीए की 4 साल की डिग्री करेगा, और चौथे साल में उसको हम क्या देंगे, उसको देंगे रिसर्च का एक्सपोजर। और जिस बच्चे ने रिसर्च का एक्सपोजर डिग्री में लिया होगा वो मास्टर डिग्री 1 साल की करेगा, और उसको एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट 4 साल की पीएचडी कंप्लीट करेगा दोस्तों। तो ये है कंप्लीट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन की गवर्निंग कैसे होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो गवर्निंग होगी हायर एजुकेशन की होगी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। लेकिन हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को कवर नहीं करता। ये कवर करता है मैनेजमेंट स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। तो इस तरह की सारी स्ट्रीम्स को ये हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा। रेगुलेटर भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा, एक्रेडिटेशन भी करेगा इसकी, और इसको फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो इसकी 4 रेगुलेटरी बॉडी, इसकी 4 बॉडीज हैं। पहली है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये इसका काम होगा जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनी है वो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज ने अच्छे से फॉलो की कि नहीं की, वो पॉइंट आउट करना यूनिवर्सिटीज को एनएचईआरसी का काम होगा। दूसरा, वो गाइडलाइंस बनाएगा कौन, जनरल एजुकेशन कमीशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल। इस काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पॉलिसीज क्रिएट करना, गाइडलाइंस क्रिएट करना, जिनके बेसिस पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलेंगे। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। तो ये ग्रांट काउंसिल, अब देखो हमने कहा कि 4 साल की डिग्री होगी, अगर नॉर्मल डिग्री जो 3 साल की थी वो 4 साल की कर दी, चौथे साल में रिसर्च होगी, तो रिसर्च अच्छे से करने के लिए ग्रांट तो चाहिए, बिना ग्रांट के रिसर्च नहीं होती। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी है एचईजीसी जो फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फंडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अब अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज, अलग अलग तरह के कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनकी रैंकिंग होगी। रैंकिंग कौन करेगा, वो भी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नेक आएगा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्रेडिटेशन करना, उनकी रैंकिंग देना कि कौन सी रैंकिंग 1 है, कौन सी रैंकिंग 10 है, कौन सी रैंकिंग 1000 में आती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उनकी सबकी रैंकिंग होगी, जिसके बेसिस में बच्चों को हेल्प होगी कि कहां उसने एडमिशन लेनी है, कहां एडमिशन नहीं लेनी। अब कितने तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अलाउड है, तो दोस्तों इसमें 3 तरह के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अलाउड है। पहले तो जो प्योरली एकेडमिक होते हैं, जैसे कॉलेजेस हो गए, हायर स्टडीज के कॉलेज प्योरली एकेडमिक। दूसरा होगी यूनिवर्सिटीज, तो प्योरली रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी होंगी, ये दूसरी तरह की होगी। तीसरी तरह की रिसर्च भी होगी और हायर एजुकेशन भी होगी, तीसरी तरह की। तो इस 3 तरह के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आएंगे।
मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। अब बच्चे को जिस लैंग्वेज में अच्छे से समझ आता है उस लैंग्वेज में बच्चे की पढ़ाई होगी। हिंदी में समझ आता है तो बुक्स डेवलप की जाएंगी हिंदी करिकुलम वाली, ठीक है। इंग्लिश में आता तो इंग्लिश करिकुलम की बुक्स तो है ही प्लेस में। पंजाबी में आता तो पंजाबी के करिकुलम वाली बुक्स डेवलप होंगी। लोकल रीजनल में बुक्स की डेवलपमेंट होगी। अगला है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। तो जितने भी पैडागोजिकल टूल्स होते हैं जिनसे एजुकेशन डिलीवर करना बहुत आसान हो जाता है, तो एक नेशनल लेवल की एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पैडागोजिकल इनिशिएटिव्स, मतलब टेक्नोलॉजी को कहां तक एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए, किस तरह के सॉफ्टवेयर, किस तरह के हार्डवेयर इंप्लॉय करने चाहिए एजुकेशन में, सो दैट लर्निंग बिकम्स इजी। और टीचर्स को भाई 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो लेना कंपलसरी होगा। ये एडिशनल ट्रेनिंग होगी जो हर फैकल्टी को लेनी पड़ेगी हर साल। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो ये अपने फैकल्टीज को ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन ज्यादातर ये ट्रेनिंग्स नहीं होती, इससे उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है रुक जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसमें, और मुझे यकीन है कि हम सब लोगों को ये पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।